ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर इज गामा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गामा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आता है, ठीक है। एक्चुअली में देखो ये यहाँ पर जो टॉप प्रोटीन है, टॉप प्रोटीन यहाँ पे क्लैंप लोडर का पार्ट बता रखा है, बट एक्चुअल में क्लैंप लोडर मतलब क्लैंप लोडर में टॉप प्रोटीन इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे 5 सब यूनिट्स रहती हैं। 5 सब यूनिट्स हमने क्या था, डेल्टा यहाँ पर होता है, डेल्टा प्राइम यहाँ पर आता है, ठीक है। एक साई सब यूनिट होती है, काई सब यूनिट होती है, एंड गामा यहाँ पर होता है। गामा कॉम्प्लेक्स है ये क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर एसोसिएट है यहाँ पे किसके साथ, टॉप प्रोटीन के साथ। टॉप प्रोटीन जो क्या करता है, डाइमराइजेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इस डायग्राम में यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जो क्लैंप लोडर है वो क्या करता है, एटीपी को क्लीव करता है और क्या करता है, क्लैंप को लोड करता है ऑन डीएनए, ठीक है। ये चीज कल देखा था कि जो गामा कॉम्प्लेक्स होगा, इस गामा कॉम्प्लेक्स के पास एक्टिविटी कौन सी है, एटीपीएस एक्टिविटी होगी, ठीक है। एटीपीएस एक्टिविटी है। एटीपीएस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या किया, एटीपी को किस में कन्वर्ट किया, एटीपी, और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, ठीक है। अब ये एटीपी को यूज कर रहा है क्या करने में, अब ये यहाँ पर है बीटा क्लैंप, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे, बीटा क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप है। हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हुई, हाइड्रोलिसिस से अब ये जो बीटा क्लैंप है ये कहां पर लोड हो गया, ये लोड हो गया डीएनए पर, और यही फंक्शन हमारा किसका होता है, क्लैंप लोडर का, ठीक है। एटीपी को यूज करके बीटा क्लैंप को कहां पर लोड कर देगा, डीएनए पर लोड कर देगा। ये फंक्शन किसका होता है, क्लैंप लोडर का, ठीक है। क्लैंप लोडर लोड करेगा क्लैंप को, ठीक है। एक्टिविटी एटीपीएस यहां पर। सो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो यहां पर ये हमारे पास आता है, अब इसमें देखो यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा पॉलीमरेज एंजाइम दिया हुआ है, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम के जो 10 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं सब यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। अब ये देखो यहाँ पे कोर एंजाइम में अल्फा सब यूनिट प्रेजेंट है, यहां पर ये एप्सिलॉन प्रेजेंट है, यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, थीटा। अब ये जो कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम यहाँ पे क्या है, एसोसिएटेड यहाँ पर है, ठीक है। कोर एंजाइम यहाँ पे एसोसिएटेड होगा किसके साथ, यहाँ पे ये डिफरेंट सब यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड यहाँ पर है। अब जिसमें देखो ये यहाँ पे क्या है, बीटा, बीटा यहाँ पर क्या हुआ, ये स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है। बीटा यहाँ पर क्या हुआ, ये स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ पर है, और ये सब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गामा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर क्या है, टॉप प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है जो डाइमराइजेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ही कोर एंजाइम दिया हुआ है। सेकेंड डायग्राम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, टॉप प्रोटीन, टॉप प्रोटीन के साथ यहाँ पर क्या है, सेकेंड कोर यहाँ पे ज्वाइन करती है, सेकेंड कोर सब यूनिट यहाँ पे ज्वाइन करेगी, और यहाँ पे क्या बनाएगी, एक सिमेट्रिक डाइमर यहाँ पे बनाती है, ठीक है। जैसे देखो एक ये रहा यहाँ पे कोर यूनिट एंड सेकेंड कोर यूनिट ये यहाँ पर होगी, तो यहाँ पे अल्फा एप्सिलॉन थीटा, अल्फा एप्सिलॉन थीटा यहाँ पर होगा, और ये टो सब यूनिट यहाँ पे क्या करते हैं, डाइमरिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का फंक्शन यहाँ पे किसका होगा, टो प्रोटीन का, ठीक है। तब इसको हमने बोला था, इसका फंक्शन हमने किया था, किस में हेल्प करेगा, ये डाइमराइजेशन करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। डाइमराइजेशन यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर क्या है, बीटा क्लैंप होगा। अब इसके साथ ये क्या एसोसिएटेड यहाँ पर है, क्लैंप लोडर। तो देखो ये क्लैंप लोडर है गामा कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इधर से क्लैंप लोडर और इधर से क्लैंप लोडर को क्या करता है, डीएनए पर लोड करवाने का फंक्शन करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रैंड और यहाँ पे एक स्ट्रैंड होगा। अब इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना होगा, एंड इधर यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये डीएनए ऐसा बनेगा, देखो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की ऐसे करके सेपरेशन होगी, ठीक है। सेपरेशन में यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, यहां से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, एंड यहां से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर आता है डीएनए पोल 3 एंजाइम का। पोल 3 एंजाइम यहाँ पे क्या कर, मतलब सब यूनिट्स, यहाँ पे सब यूनिट की एसोसिएशन यहाँ पे कैसे होती है, और इन सब यूनिट का फंक्शन यहाँ पे क्या रहता है, ठीक है। ये सब हमारा पोल 3 एंजाइम के बारे में आता है, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड। चलो, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में, ठीक है। अब ये जो टेबल यहां पर है, इसमें क्या क्या मेंशन किया है। यहां पर जो पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके फंक्शनल कंपोनेंट मेंशन है, फिर यहाँ पे सब यूनिट मेंशन है, देन इनका मास दिया हुआ है, देन किस जीन, कौन सा जीन इन सब यूनिट को एनकोड करता है, एंड नेक्स्ट इनका यहाँ पे फंक्शन आता है, इनके पास एक्टिविटी कौन सी है, ठीक है। जैसे हमने किया था कि जो हमारा एंजाइम है होलो एंजाइम में फर्स्ट जो यहाँ पर आता है वो क्या आता है, कोर पॉलीमरेज एंजाइम। कोर पॉलीमरेज होगा। अब इस कोर पॉलीमरेज में अल्फा भी हमने किया था, अल्फा पार्ट होगा ईच कोर यूनिट का, एप्सिलॉन होगा, एंड यहाँ पर क्या होता है, थीटा यहाँ पर पार्ट होगा। अल्फा का यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, फिर एप्सिलॉन का गिवन है, देन थीटा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट नेसेसरी नहीं है, याद होता है तो कर लेना, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मॉलिक्यूलर वेट को याद करना। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, सब यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहां से इनका जीन इंपॉर्टेंट है, एंड इनकी एक्टिविटी मतलब इनका फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे देखो जो अल्फा है, अल्फा जो जीन है, अल्फा सब यूनिट जो यहाँ पर होगी, इसके लिए जीन यहाँ पर क्या होता है, पोल सी। अब हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो पोल 3 एंजाइम है, पोल 3 एंजाइम इज एनकोडेड बाय पोल सी जीन। ये क्या था कि पोल 3 एंजाइम के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोल सी जीन। तो एक्चुअल में जो पोल सी जीन यहाँ पर होता है वो होता है अल्फा सब यूनिट के लिए, और इसको पोल 3 का क्यों बोल देते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी किसके पास है, अल्फा सब यूनिट के पास, ठीक है। पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी किसके पास है, अल्फा सब यूनिट के पास, और इसका जीन क्या है, पोल सी। तभी हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो पोल 3 एंजाइम होगा इट इज एनकोडेड बाय पोल सी जीन, ठीक है। अब ये जो पोल सी जीन है इट इज इक्विवेलेंट टू डीएनए ई जीन। तो अगर डीएनए ई जीन हो या फिर पोल सी जीन हो, ये कैसा होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा। बेसिकली इसकी जो आइसोलेशन है ना, ये म्यूटेशन से आइसोलेशन यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जीन यहाँ पे कैसा आता है, पोल सी जीन यहाँ पर होगा। एक्टिविटी यहाँ पे क्या है इसकी, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी यहाँ पर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन के लिए जीन यहाँ पे क्या है, डीएनए क्यू। एक्चुअल में जीन यहाँ पे क्या है, डीएनए क्यू यहाँ पर होगा। इक्विवेलेंट टू यहाँ पर ये होता है म्यूट डी, मतलब म्यूटेटेड डी जीन के इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा डीएनए क्यू यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी क्या है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पर होती है। जीन इंपॉर्टेंट है पोल सी फॉर अल्फा सब यूनिट, डीएनए क्यू जीन फॉर एप्सिलॉन सब यूनिट। फिर यहाँ पे थीटा आता है। थीटा के लिए जो जीन यहाँ पर होता है इट इज होल ई जीन, होल ई जीन फॉर द थीटा। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एप्सिलॉन की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को, हमने कल भी देखा था, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सेकेंड कॉम्पोनेंट। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज लिंकर प्रोटीन, ठीक है। सेकेंड कॉम्पोनेंट यहाँ पर होगा लिंकर प्रोटीन। अभी जो लिंकर प्रोटीन है ये यहाँ पे क्या है, टाउ प्रोटीन, हमें पता है लिंक करने का काम करेगा। जीन यहाँ पर होगा डीएनए एक्स, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, डाइमराइजेस कोर्स। कोर्स यूनिट को डाइमराइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर थर्ड कंपोनेंट यहाँ पर आता है क्लैंप लोडर ऑल्सो नोन एज गामा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, एटीपीएस एक्टिविटी। 5 सब यूनिट यहाँ पर होगी क्लैंप लोडर की। क्या क्या यहाँ पर आएगा, गामा होगा, डेल्टा प्राइम यहाँ पर होगा, काई यहाँ पर है, एंड साई यहाँ पर होगा। सबका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, नेसेसरी नहीं है कि याद करना। फिर जो गामा सब यूनिट है, गामा के लिए यहाँ पे जीन क्या है, डीएनए एक्स। ऐसे ही जो डेल्टा यहाँ पर होता है इसके लिए जीन होता है होल ए, डेल्टा प्राइम के लिए जीन यहाँ पर होता है होल बी, एंड काई के लिए यहाँ पर जीन होता है होल सी, एंड साई के लिए यहाँ पर जीन होता है होल डी, ठीक है। तो ये सब इनके जीन यहाँ पर है। अब इनका फंक्शन, जो गामा सब यूनिट है, गामा किसके साथ बाइंड करता है, एटीपी के साथ। अब मैच द फॉलोइंग से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गामा सब यूनिट है, मतलब या फिर इनमें से कौन से सब यूनिट है विच बाइंड्स टू द एटीपी मॉलिक्यूल।
तो गामा यहाँ पे क्या करता है, एटीपी के साथ बाइंड करता है, तभी इसको गामा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पे जो डेल्टा होगा बीटा के साथ बाइंड करता है, मतलब क्लैम्पलूडर के साथ। फिर डेल्टा प्राइम बाइंड करता है गामा एंड यहाँ पे बीटा के साथ बाइंड करेगा। फिर यहाँ पे काई जो यहाँ पर होगी एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है। साइन यहाँ पे काई एंड यहाँ पे क्या होगा गामा, दोनों के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके फंक्शंस आते हैं कि ये कैसे कैसे काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, फंक्शन ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट हमारा यहाँ पर आता है, फोर्थ यहाँ पर है स्लाइडिंग क्लैंप, मतलब बीटा स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ पर होगा। बीटा स्लाइडिंग क्लैंप के लिए यहाँ पे जीन कौन सा है, डीएनए एन। ठीक है, एन किसके लिए यहाँ पर होगा, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप के लिए यहाँ पर आ जाएगा डीएनए एन। अब जो बीटा स्लाइडिंग क्लैंप है इट इज प्रोसेसिविटी फैक्टर। प्रोसेसिविटी फैक्टर ये है, इसी रीजन की वजह से जो पोल 3 एंजाइम है इट इज हाईली प्रोसेसिव। ठीक है, प्रोसेसिविटी एंड पोलिमराइजेशन रेट पोल 3 का हाई होता है, और प्रोसेसिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो फैक्टर भी पोल 3 में प्रेजेंट है वो क्या है, स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, स्लाइडिंग क्लैंप होगा। ठीक है, तभी इसको मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम बोला जाता है, क्योंकि इसके पास प्रोसेसिविटी फैक्टर है दैट इज बीटा स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, अब ये जीन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे क्या कर दिया, यहां पर डीएनए एन में म्यूटेशन क्रिएट कर दी। ठीक है, डीएनए एन जो जीन है उसमें म्यूटेशन क्रिएट की है, एक म्यूटेंट पॉलीमरेज एंजाइम है विच हैज म्यूटेशन इन डीएनए एन जीन। अब म्यूटेशन यहां पर होगा तो क्या होगा, जो स्लाइडिंग क्लैंप है वो नहीं बनेगा। अब स्लाइडिंग क्लैंप नहीं बनेगा तो मतलब प्रोसेसिविटी फैक्टर नहीं बना। जब प्रोसेसिविटी फैक्टर नहीं बनेगा तो कोर सबयूनिट कैसे लोड होगी, कोर सबयूनिट लोड नहीं होगी तो वो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम वहां पे लो प्रोसेसिव हो जाएगा, प्रोसेसिविटी उसकी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेसिविटी कम हो जाएगी तो रेप्लिकेशन को वो इफेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि म्यूटेशन यहां पर होगा, म्यूटेशन से फिर क्या इफेक्ट यहां पर आने वाला है। ठीक है, अब ये जीन को याद करना इजी है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या करो, डीएनए एन, डीएनए एन पता लगे यहाँ पे किसके लिए होगा, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप के लिए। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे डीएनए क्यू आ जाएगा, मतलब एक साइड, मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहले डीएनए वाले जीन सब एक तरफ लिख लिए, फिर होल वाले जीन एक तरफ लिखिए। अब डीएनए एन हमारा किसके लिए यहाँ पर हुआ, स्लाइडिंग क्लैंप के लिए। डीएनए क्यू यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा, एप्सिलॉन के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है डीएनए एक्स यहाँ पर होगा, डीएनए एक्स जो यहाँ पर है किसके लिए, टॉप प्रोटीन के लिए है, एंड किसके लिए यहाँ पर होगा, गामा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 जीन्स यहाँ पे, 4 सबयूनिट्स यहाँ पे कवर होगी, रिमेनिंग कितनी यहाँ पे रहती है, 6। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर होगा होल से स्टार्ट करता है, होल ए। ठीक है, फिर यहाँ पे होल बी होगा। ठीक है, होल सी, नेक्स्ट होल डी, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे होल ए। ठीक है, ये यहाँ पे होल ए बी सी डी ए। अब फिर यहाँ पे देखो कि जो होल ए है ये किसके लिए यहाँ पर होगा, डेल्टा। होल बी यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा, डेल्टा प्राइम। फिर यहाँ पे होल सी किसके लिए यहाँ पर होगा, काई। होल डी यहाँ पे किसके लिए होगा, साई। एंड होल ए जो यहाँ पर वो किसके लिए यहाँ पर आ जाएगा, होल ई होगा। सॉरी, होल ए तो हमने पहले लिख दिया, यहाँ पर ये हो जाएगा होल ई। ई तो ए बी सी डी ई होगा ना, तो यहाँ पे ई के लिए यहाँ पर आ जाएगा। और ई के लिए हमने यहाँ पे किया है, किसके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ही आएगा होल ई। ठीक है, होल ई हमने किया किसके लिए, यहाँ पर ये होगी थीटा। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, याद करने का तरीका इजी है। जब भी ऐसे कुछ भी जीन्स आए उनको ट्रिक से याद किया जा सकता है। ठीक है, बट याद करना इंपॉर्टेंट है, इन्हें स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप इन्हें स्किप कर दोगे, याद करना मस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डीएनए 3 यहाँ पर हुए, एन क्यू एक्स हो गया। ठीक है, इसमें हमारे 4 सबयूनिट्स कवर होगी। फिर ए बी सी डी ई यहाँ पर हुआ, डेल्टा, डेल्टा प्राइम से याद रखना, डेल्टा, डेल्टा प्राइम, काई, साई, और लास्ट में यहाँ पे क्या है, थीटा। अब बस एक यहाँ पे बचती है, एक यहाँ पे क्या है, पोल सी, और पोल सी तो हमें पता है कि किसके लिए यहाँ पर होगा, अल्फा के लिए। ठीक है, तो इजी है इनको याद करना। ठीक है, याद किया जा सकता है, बस सिंपल से ट्रिक यहाँ पे बनानी है। तो ये यहाँ पे पोल 3 के सबयूनिट्स यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है, मतलब सबसे पहले पोल 3 एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम के फंक्शनल कंपोनेंट क्या होंगे, सबयूनिट्स यहाँ पर आते हैं। फिर इनका जीन यहाँ पे क्या होगा, इनका फंक्शन यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, ये चीज ये एज इट इज याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एज इट इज याद करना है। चलो
तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है पोल 3 एंजाइम। पोल 3 का हमने सब कुछ देख लिया, यहाँ पे उनके डिफरेंट सबयूनिट्स देख ली, फंक्शंस यहाँ पे क्या होंगे, एक्टिविटीज कौन सी प्रेजेंट है, जीन यहाँ पे क्या होगा, एवरीथिंग। सो नेक्स्ट हमारा एंजाइम आता है, नेक्स्ट एंजाइम इज पोल 4 एंड पोल 5 पॉलीमरेज एंजाइम। अब पोल 4 और पोल 5 जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये जनरली एप्लीकेशन में यूज नहीं होता, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन में नहीं होती। इट इज DINB, DIN DINB जीन। एंड पोल 5 के लिए जो जीन यहाँ पर होता है वो आता है UMUD2'C, ठीक है, ये कैपिटल यहाँ पर होगा D2'C। ये जीन यहाँ पर है पॉलीमरेज 5 के लिए, पोल 4 एंड पोल 5, DINB UMUD2'C। अभी जो फैमिली, ये जो पोल 4 और है, दे बिलोंग्स टू Y फैमिली डीएनए पॉलीमरेसेस। अभी जो Y फैमिली डीएनए पॉलीमरेसेस है, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होती है, इनके पास मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं, दे लैक 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज व्हाट, इट इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये हमने देखा था, ये है क्या, इट इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी अगर किसी एंजाइम के पास नहीं होगी तो क्या होगा, सब बता सकते हैं ये क्या होगा। अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसी भी एंजाइम के पास नहीं है तो क्या होगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब है कि अब वो एंजाइम कोई भी मतलब रेप्लिकेट तो कर रहा है लेकिन वो प्रूफ रीड नहीं कर रहा, तो वहां पे एरर रेट बहुत ज्यादा होगा। रेप्लिकेशन वहां पे कर रहा है बट कोई भी मिसमैच अगर कुछ भी आ रहा है, अगर वहां पे कुछ भी ऐसे मतलब मिसमैच क्रिएट हो रहा है, कुछ भी एरर आ रहा है, उसको ये करेक्ट नहीं कर पा रहा है, प्रूफ रीड नहीं कर पा रहा है, प्रूफ रीड नहीं करेगा तो वहां पे एरर आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो वहां पर जो डीएनए बनेगा वो एरर प्रोन होगा, मतलब सबसे ज्यादा एरर वहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और क्या फीचर यहाँ पर होता है, लो कैटालिटिक एफिशिएंसी, लो प्रोसेसिविटी एंड लो फिडेलिटी। फिडेलिटी तो लो होगी ही क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है इसके पास, ठीक है। अब फिर देखो, अब पोल 4 और पोल 5 एंजाइम है, अब इनकी कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, रेप्लिकेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फिर ये काम कब करेंगे, पोल 4 और पोल 5 का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। अब ये जो पोल 4 और पोल 5 है ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, दे इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन सिंथेसिस, ठीक है, किस में इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन सिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है, लेट्स सपोज ये डीएनए यहां पर है और इस डीएनए में कहीं पर भी डैमेज प्रेजेंट है, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लेते हैं। लेट्स सपोज यहां पे कहीं पे भी क्या है, डैमेज यहां पे प्रेजेंट है। अब ये डीएनए किस में जा रहा है, रेप्लिकेशन में यहां पे जा रहा है, ठीक है। डैमेज पहले भी प्रेजेंट हो सकता है, वैसे तो रिपेयर एंजाइम आ जाता है, नहीं तो अदरवाइज रेप्लिकेशन के टाइम पर भी डैमेज आ सकता है। इसको ऐसे ना करके हम ठीक है नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिफाई होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा, चलिए चलिए ये देखते हैं, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए की रेप्लिकेशन यहां पर हो रही है, ठीक है, रेप्लिकेशन यहां पर होगी बट यहां पे क्या है, टेम्पलेट प्रेजेंट है, ठीक है, टेम्पलेट में डैमेज प्रेजेंट है। अब पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन उसने क्या एनकाउंटर किया, यहाँ पे एनकाउंटर किया क्या, एक डैमेज एनकाउंटर किया, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर क्या होता, इफ इट वॉज अ पोल 3 एंजाइम, अगर ये डीएनए पोल 3 एंजाइम होता, ये यहीं पे रुक जाता, यहीं पे रुक जाता, ठीक है। फिर वो पहले क्या करता, मतलब क्योंकि अब इसके कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा, कुछ मिसमैच यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसमैच यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो जो पोल 3 एंजाइम है ना, पोल 3 एंजाइम यहीं पे रुक जाता, पोल 3 एंजाइम आगे मूव ना करता है, क्योंकि जब तक ये रिपेयर नहीं होगा ना, पोल 3 नहीं आगे मूव करेगा। अब लेकिन कंडीशन क्या है, सेल में अब रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी की कंडीशन। अब सेल में इमरजेंसी है, इमरजेंसी किसकी, कि अब यहाँ पे रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन वहां पर आ चुकी है, रेप्लिकेशन चाहिए। अब इस रेप्लिकेशन चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे वेट नहीं किया जा सकता कि जो पोल 3 एंजाइम है ना, अब ये पोल 3 एंजाइम मतलब ये रेप्लिकेट करे, कब रिपेयर हो, रिपेयर होने के बाद फिर पोल 3 एंजाइम है, इतना वेट करने का टाइम नहीं है सेल के पास, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन वहां पर है। अब रिक्वायरमेंट वहां पे क्या है, रिक्वायरमेंट ये है इस डैमेज डीएनए की ही रेप्लिकेशन हो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे डैमेज डीएनए की ही रेप्लिकेशन हो। अब डैमेज डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए अब पोल 3 के पास तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, वो तो एक्सेस कर लेगा कि हाँ मतलब कुछ डैमेज यहाँ पे है, कुछ मिसमैच यहाँ पे हो सकता है, अब वो तो नहीं करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर फिर आ जाते हैं हमारे पोल 4 एंड पोल 5 एंजाइम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब पोल 3 यहाँ पे नहीं होगा, अब यहाँ पे कहेंगे पोल 4 एंड पोल 5 एंजाइम यहाँ पर होंगी। अब ये एंजाइम के पास एबिलिटी है कि अगर कोई भी डैमेज प्रेजेंट है डीएनए में, ये उस डीएनए को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इग्नोर कर देंगे, इस डैमेज को इग्नोर कर देंगे, बाईपास कर देंगे, इसे बोलेंगे बाईपास डीएनए सिंथेसिस। कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये जो डैमेज यहाँ पर आया इसको बाईपास कर दिया, मतलब वेट नहीं किया कि रिपेयर एंजाइम पहले रिपेयर करे फिर वो जाके रेप्लिकेट करे, रिपेयर वेट नहीं किया, बाईपास कर दिया, ये आगे मूव करके गए। ठीक है, अब ये जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब सेल में कोई इमरजेंसी कंडीशन आएगी। इमरजेंसी कंडीशन में ही ये एंजाइम आएंगे, क्यों? क्योंकि अब डैमेज डीएनए को ही रेप्लिकेट करना है, जो पोल 3 एंजाइम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे अनदर पॉलीमरेजेस एंजाइम चाहिए विच कैन रेप्लिकेट द डैमेज डीएनए। ठीक है, तो इसको रेप्लिकेट करने के लिए एंजाइम यहाँ पे कौन सा आता है, पोल 4 एंड पोल 5 एंजाइम यहाँ पर होगा। और डैमेज डीएनए की रेप्लिकेशन एंश्योर करती है यहाँ पे क्या, सेल सर्वाइवल, कि सेल सर्वाइव करे, क्योंकि डैमेज है तो सेल, मतलब इमरजेंसी कंडीशन का मतलब क्या है, इमरजेंसी का मतलब भी यही है कि सेल का सर्वाइवल इंक्रीज करना है, सेल सर्वाइव करे, अदरवाइज वो डाई हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में डैमेज डीएनए की यहाँ पे क्या कर देना, रेप्लिकेशन करना बाय द एंजाइम पोल 4 एंजाइम, एंड यहां तक हमारे कंप्लीट होते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम। ठीक है, आप सब लोगों को क्लियर है, सबको क्लियर है? तो यहां तक हमने एंजाइम पढ़ लिया, पोल 1 पढ़ लिया, पोल 2 पढ़ लिया, पोल 3 हो गया, पोल 4 एंड पोल 5। ठीक है, 5 ही पॉलीमरेजेस एंजाइम होते हैं जो इक्वल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर सबको यहां तक? चलो, सो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर होगा यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेसिस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेसिस कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेसिस एंजाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, अब फिर से ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मैंने इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मैंने ली है फ्रॉम दी वॉटसन। ठीक है, वॉटसन बुक से टेबल ली गई है, जिसमें यहाँ पे मेंशन किया है डिफरेंट काइंड के यूकैरियोटिक एंजाइम, पॉलीमरेसिस एंजाइम। फिर यहाँ पे मेंशन है इनकी सब यूनिट। ठीक है, सब यूनिट्स मेंशन है, सब यूनिट मेंशन है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सब यूनिट्स के बाद इनके यहाँ पे इन यूकैरियोट्स प्राइमर इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय पोल अल्फा एंजाइम। ठीक है, और सब यूनिट 1 फंक्शन इन बेस एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, BER एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है। एक्सीजन रिपेयर सिस्टम हम कहते हैं 2 टाइप की, एक्सीजन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो इसका BER बेस एक्सीजन रिपेयर में फंक्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, यूनिट्स एंड इट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट इज पोल गामा। ठीक है, और इसे हम डिटेल में करेंगे जब हम माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन एक अनदर टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मतलब यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड द इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन पोल गामा की कितनी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज के पास प्रेजेंट है, कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन कैसे होती है। तो इसका माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन प्लस में यहाँ पे क्या है, रिपेयर में भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी तक हम जो एंजाइम्स कर रहे हैं ना, तो इसमें से पोल अल्फा इज इंपॉर्टेंट बाय बिकॉज प्राइमर सिंथेसिस कौन कर रहा है यहाँ पे, पोल अल्फा। नेक्स्ट एंजाइम इंपॉर्टेंट इज पोल गामा। अब ये क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेप्लिकेशन सिंथेसिस हो रही है, इट इज बाय पोल गामा। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम पोल डेल्टा। पोल डेल्टा के जो सब यूनिट्स है 2 to 3 सब यूनिट्स होगी। इसका फंक्शन किसमें आता है, लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने में एंजाइम है पोल डेल्टा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज पोल डेल्टा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। मोर ओवर न्यूक्लियोटाइड एंड बेस एक्सीजन रिपेयर में भी फंक्शन यहां पर होगा, मीन्स यहां पे क्या, BER एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर एंड बेस एक्सीजन रिपेयर। तो एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में इन यूकैरियोट्स पोल डेल्टा एंजाइम काम आता है, और बेस एक्सीजन रिपेयर में पोल बीटा भी होता है एंड यहाँ पे पोल डेल्टा भी होगा। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंजाइम इज पोल एप्सिलॉन। नंबर ऑफ सब यूनिट 4, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस यहां पर होगा। सेम फंक्शन यहां पे किसमें यहां पर आएगा, BER एंड
NER, ठीक है, BER एंड NER। फंक्शन किसमें? लीडिंग। देखो, पोल डेल्टा फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड, पोल एप्सिलॉन फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसका भी हम एक चीज देखेंगे कि जो पोल डेल्टा पोल एप्सिलॉन है ना, दीज आर स्पेसिफिक फॉर, जस्ट अ सेकेंड, चलिए इतना सबको क्लियर है ना, यहां तक सबको क्लियर है? आई गेस वीडियो पॉज हुई थी। पोल बीटा BER मतलब 20 ऑक्सीजन रिपेयर होगा। पोल गामा इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रियल एप्लीकेशन के लिए। पोल डेल्टा फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस एंड न्यूक्लियोटाइड एंड बेस ऑक्सीजन रिपेयर। नेक्स्ट यहाँ पे पोल एप्सिलॉन 4 सब यूनिट्स क्या करेगा? यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड एंड बेस ऑक्सीजन रिपेयर। तो डेल्टा इज फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड एंड एप्सिलॉन इज फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये मेंशन है, वॉटसन के बुक से दिया हुआ है कि पोल डेल्टा किसके लिए करेगा एंड पोल एप्सिलॉन किसके लिए करेगा। बट अगर आप थोड़ा सा मतलब इसके बारे में भी एक चीज यहाँ पर आता है, अभी हम नेक्स्ट इसको करेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे कि जो पोल डेल्टा यहाँ पर है ना, पोल डेल्टा के पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। मीन्स ये लीडिंग स्ट्रैंड को भी सिंथेसाइज कर सकता है एंड इट कैन सिंथेसाइज लैगिंग स्ट्रैंड एज वेल, बट मेन फंक्शन इसका लैगिंग स्ट्रैंड में आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, पोल डेल्टा को डिटेल में करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखना है ये टेबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है, तो रिवीजन आप अपनी प्रॉपर रखो, नोट्स प्रॉपर बनाओ, इनको बस रट दो, ठीक है, याद कर लो अच्छे से, प्रॉपर नोट डाउन करो, इनकी फंक्शंस लिखो, इनका क्या यहाँ पर होगा। पार्ट बी में क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, मैच द फॉलोइंग से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन में मेंशन भी ना हो, ये सब एंजाइम से देंगे, क्वेश्चन में मेंशन भी ना हो कि वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इससे भी क्लियर होना चाहिए कि एंजाइम यहाँ पे इनका फंक्शन यहाँ पे क्या है। चलिए नेक्स्ट आता है पोल थीटा। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमने थीटा पहले भी किया, पर हमने पोल 3 की सबयूनिट की थी थीटा। अब यहाँ पे पोल है, पोलीमरेज एंजाइम पे यहाँ पे क्या थीटा यहाँ पर है, थीटा सबयूनिट 1। फंक्शन यहाँ पे क्या DNA रिपेयर ऑफ क्रॉस लिंक्स, क्रॉस लिंक्स बनते हैं म्यूसिस के टाइम पर, ठीक है। तो वहां पे रिपेयर करने का यहाँ पे किसका फंक्शन यहाँ पर होता है? पोल थीटा। नेक्स्ट पोल जीटा 1 TLS, TLS इज ट्रांसलेशन सिंथेसिस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन सिंथेसिस में जो रोल प्ले करते हैं पोल जीटा, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में, सॉरी यूकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन सिंथेसिस यहाँ पे करता है पोल जीटा यहाँ पर है। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा है प्रोकैरियोट्स में क्या थे? पोल 4 एंड पोल 5 एंजाइम थे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन सिंथेसिस में कौन रोल प्ले कर रहा है? पोल 4, पोल 5। बट इन यूकैरियोट्स यहाँ पे अभी तक हमने एक एंजाइम देखा है, दैट इज पोल जीटा। नेक्स्ट आता है पोल लैम्ब्रा। पोल लैम्ब्रा यहाँ पे म्यूसिस एसोसिएटेड DNA रिपेयर में काम करेगा। फिर पोल म्यू यहाँ पर आता है, ये किसमें? सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन आप इम्यूनो में पढ़ते हो, इम्यूनो में जब एंटीबॉडीज बनती है ना, तो वहां पर हमारा सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन आता है, VDJ रिकॉम्बिनेशन एंड ऑल, ठीक है, वहां पर आएगा सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, तो वहां पर आता है पोल म्यू। फिर नेक्स्ट आता है पोल कापा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम पोल कापा क्या कर रहा है? ये ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। पोल जीटा, पोल कापा ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस एंजाइम। नेक्स्ट यहाँ पे है पोल नेटा। नेटा यहाँ पर होगा कि क्या कहता है? रिलेटिवली एक्यूरेट TLS मतलब ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस कर रहा है। पास्ट सिस साइक्लोब्यूटेन डाइमर्स, देखो ट्रांसलेशन सिंथेसिस भी कर रहा है, बट ये क्या करता है? साइक्लोब्यूटेन डाइमर्स। साइक्लोब्यूटेन डाइमर्स मतलब जैसे थाइमिन डाइमर बनते हैं, तो थाइमिन डाइमर में क्या होता है? साइक्लोब्यूटेन डाइमर बनता है, तो उनको पास कर देता है, ठीक है। मतलब डैमेज भी यहाँ पे ट्रांसलेशन सिंथेसिस भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? थाइमिन डाइमर को पास करके आगे क्या करता है? ट्रांसलेशन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है नेटा। तो अब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वॉटसन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है। अगर आप अभी भी जो जून का जो एग्जाम है, जून 2023 एग्जाम भी आप देखोगे ना, उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको रेफरेंस मिल सकता है वॉटसन में दिया होता है। बॉक्सेस में जो कंटेंट भी पार्ट से वहीं से ही क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जो ऐसा कौन सा एंजाइम एंड प्राइमेज एक्टिविटीज के पास है। अब नेक्स्ट आता है, देखो 2 एक्टिविटी है, तो ये एंजाइम यहाँ पे कैसा है? हेट्रोटेट्रामर। अभी हमने किया 4 सब यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। 4 सब यूनिट में भी क्या है यहाँ पे? हेट्रोटेट्रामर मतलब डिफरेंट
सबयूनिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। हेट्रोटेट्रामर में 2 सबयूनिट फॉर द पोल अल्फा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए, एंड 2 सबयूनिट यहाँ पे किसके लिए है, प्राइमेज एंजाइम। 4 सबयूनिट्स में 2 फॉर द प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे टेट्रामर ये बनाता है। नेक्स्ट, डज नॉट हैव इंट्रिंसिक 3' to 5' एक्सोन होता है, पोल अल्फा रिलीज होगा एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा दूसरा एंजाइम, यहाँ पे ऐड होगा, सेम ही डायग्राम में मैं मेंशन ऐड होगा नेक्स्ट पॉलीमरेज एंजाइम दैट इज पोल डेल्टा, या फिर यहां पर क्या आ सकता है, पोल अपसाइलन, ठीक है। तो यूकेरियोट्स में क्या होता है कि यहां पर पोल अल्फा की रिप्लेसमेंट होती है, किससे होगा रिप्लेस, ये पोल डेल्टा एंड पोल अपसाइलन से रिप्लेस होगा। रीजन बिहाइंड दिस, पोल अल्फा के पास क्या है, लो प्रोसेसिविटी, तो इसको तो रिमूव होना ही है। बस ये आया किस लिए, यहाँ पे प्राइमर को सिंथेसाइज करने के लिए, क्योंकि यूकेरियोट्स पोल अल्फा को यूज करते हैं प्राइमर को सिंथेसाइज करने के लिए। प्राइमर सिंथेसिस हुई, अपना काम खत्म और रिलीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, अनदर पॉलीमरेज एंजाइम आएंगे, वो यहाँ पे क्या है, पोल डेल्टा, पोल अपसाइलन। तो अब ये जो पूरा कंसेप्ट है जिसमें पोल अल्फा इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय पोल डेल्टा नोन एज पॉलीमरेज स्विचिंग, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पॉलीमरेज स्विचिंग, तो पॉलीमरेज स्विचिंग में क्या हो रहा है, पोल अल्फा इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय पोल डेल्टा एंड पोल अपसाइलन फॉर दिस सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज नोन एज पॉलीमरेज स्विचिंग, ठीक है। तो यूकेरियोट्स में पॉलीमरेज स्विचिंग होता, बट इन प्रोकैरियोट्स पॉलीमरेज स्विचिंग नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि पहले कोई पोल 1 आया फिर पोल 1 की रिप्लेसमेंट हो रही है पोल 3 से, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वहां पे एक ही एंजाइम आ रहा है, पोल 3, प्राइमेज एंजाइम प्राइमर सिंथेसाइज कर रहा है, फिर वहां पे पॉलीमरेज पोल 3 एंजाइम आ रहा है और वो क्या कर रहा है, स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। आई होप पोल अल्फा क्लियर होगा, पॉलीमरेज स्विचिंग कंसेप्ट सबको क्लियर होगा, राइट एवरीवन। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंजाइम यहां पर हमारा आएगा, नेक्स्ट इज पोल डेल्टा, ठीक है। पोल डेल्टा यहां पर होगा। अगर किसी को अभी तक किसी भी कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हो कि किसी भी एंजाइम की यूनिट में आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर कुछ भी रिपीट करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट एंजाइम है पोल डेल्टा। पोल डेल्टा ऑल्सो इज अ मल्टी सबयूनिट न्यूक्लियर एंजाइम। हमने देखा था पोल डेल्टा के पास कितने 2 to 3 सबयूनिट्स यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम पोल डेल्टा कर रहे हैं। पोल डेल्टा मल्टी सबयूनिट न्यूक्लियर एंजाइम हैज बोथ 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड इंट्रिंसिक 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। दोनों एक्टिविटी इसके पास है, प्रोसेसिविटी भी ज्यादा है, ठीक है, और दोनों एक्टिविटी भी है, तो ये रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे क्या करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो पोल डेल्टा एंजाइम है ना, इट रिक्वायर एसोसिएटेड प्रोटीन कॉल्ड पीसीएनए। अब पीसीएनए इसको यहाँ पे चाहिए अपनी क्या करने के लिए, यहाँ पे हाई प्रोसेसिविटी के लिए। अब देखो हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था प्रोसेसिविटी फैक्टर इन प्रोकैरियोट इज बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, ठीक है। सो एज इन द यूकैरियोट्स पीसीएनए इज द प्रोसेसिविटी फैक्टर रिक्वायर्ड बाय द पोल डेल्टा एंजाइम, ठीक है। तो पीसीएनए यहाँ पे क्या है, पीसीएनए सिंपल सा, पीसीएनए इज बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, नथिंग एल्स, इट इज बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प। जो हमने किस में देखा है, हमने देखा है प्रोकैरियोट्स में, तो सेम ही है, बस यूकैरियोट्स में से पीसीएनए इज व्हाट, इट इज प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंजाइम, ठीक है। प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंजाइम है पीसीएनए यहां पर जो होगा, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंजाइम। और हाई प्रोसेसिविटी के लिए यहां पर पोल डेल्टा यहां पे चाहिए, पोल डेल्टा के लिए हाई प्रोसेसिविटी के लिए पीसीएनए यहां पर रिक्वायर्ड है। अब हमने क्या था कि जो प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रोकैरियोट्स में क्या है, बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प को किसकी जरूरत है, क्लैम्प लोडर की ना। क्लैम्प लोडर लोड करेगा स्लाइडिंग क्लैम्प को, स्लाइडिंग क्लैम्प आगे क्या कर रही है, कोर सबयूनिट को क्या करती है, लोड करती है इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी सेम क्या है, पोल डेल्टा को रिक्रूट या फिर इसको लोड करने के लिए बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प चाहिए, मतलब बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प अब यहाँ पे क्या है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। अब ये जो प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन है, इसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्लैम्प लोडर की ना। सो यहां पर जो क्लैम्प लोडर आता है, इट इज रेप्लिकेटिंग फैक्टर सी, RFC, इंपॉर्टेंट है, RFC इज द क्लैम्प लोडर इन यूकैरियोट्स, ठीक है।
and pCNA is the beta sliding clamp in eukaryotes. क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है, अब ये जो पोल डेल्टा है इट इन्वॉल्व्स इन दिस सिंथेसिस ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड. बट अभी लास्ट टेबल हमने क्या देखा था, इट इन्वॉल्व्स इन दी लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस. अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लैगिंग एंड लीडिंग. तो समझो पोल डेल्टा कैन सिंथेसाइज बोथ स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकता है, लैगिंग एज वेल एज लीडिंग. बट मेन फंक्शन इसका यहाँ पे क्या है, मेन इसकी प्रायोरिटी पे क्या रहेगा, लैगिंग. प्रायोरिटी इसकी लैगिंग स्ट्रैंड है, बट ऐसा नहीं है कि आपने लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज ही नहीं करेगा. ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड को भी सिंथेसाइज करेगा, बट इसकी मेन प्रायोरिटी पे है लैगिंग स्ट्रैंड. ठीक है, जैसा अभी आप लोगों के लिए मेन प्रायोरिटी पे क्या रहना चाहिए, आपका एग्जाम ना, दिसंबर एग्जाम मेन प्रायोरिटी होगा, तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी कर रहे हो. तो ऐसे ही पोल डेल्टा के लिए यहां पर क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट लैगिंग स्ट्रैंड इंपॉर्टेंट है, उसको सिंथेसाइज करेगा. ठीक है, क्लियर सबको? सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है पोल एप्सिलॉन. यहां पर होगा पोल एप्सिलॉन ऑल्सो मल्टी सबयूनिट एंजाइम, हैज बोथ 5' to 3' polymerase activity as well as 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. दोनों एक्टिविटी है इसके पास. ठीक है, दोनों एक्टिविटी यहां पर होगी. देखो हम यहाँ पे प्रोसेस पढ़ने, अभी हमने प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया एप्लीकेशन की. ठीक है, आज हमारा 5th लेक्चर है एप्लीकेशन का, बट अभी तक हमने प्रोसेस नहीं स्टार्ट की, क्योंकि प्रोसेस आपको तभी इजी समझ में आएगी ना जब आपने कंपोनेंट अच्छे से पढ़े होंगे, है ना. तो जब आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस के बारे में क्लियर होगा कि एप्लीकेशन के फीचर्स क्या हैं, कैसे डिस्कवर्ड हुए, कैसे पता लगा, और फिर जब आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में, बेसिकली एंजाइम्स के बारे में पता होगा, तो एप्लीकेशन को समझना इजी हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम अभी यहाँ पे डिटेल में पहले प्रोसेस से पहले स्टेप्स पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, सो दैट हमें प्रोसेस इजी समझ में आए. सो यहाँ पे इसके पास दोनों एक्टिविटी है, 5' to 3' polymerase एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस. हाई प्रोसेसिव, तभी तो लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस कर रहा है ना. और इसका सिर्फ फंक्शन होता है, इट ओनली सिंथेसाइज लीडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, ये ओनली लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकता है, बट जो पोल डेल्टा है ये लीडिंग एज वेल एज लैगिंग स्ट्रैंड दोनों को सिंथेसाइज कर सकता है. ठीक है, सो क्लियर सबको? आई होप सभी को क्लियर होंगे यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेस एंजाइम. क्लियर है ना सब लोग को? ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने डिटेल में कर लिया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम. नेक्स्ट अब हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे करने वाले पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे. नेक्स्ट फिर जो डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट अभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, अभी टायर्ड हो तो आप 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हम प्रॉपर्टीज करने वाले हैं वो एग्जाम में आ सकती है. चलो, तो अब कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे पॉलीमरेजेस एंजाइम के बारे में. अब वैसे तो सिंपल देखो, जो पॉलीमरेजेस एंजाइम, ये हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का स्पेसिफिकली ये वाला जो हम पॉइंट देखेंगे ना, ये स्पेसिफिकली हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए होगा. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है. अब एक चीज देखो, अब नॉर्मल सेल के अंदर कंडीशन क्या है, लेट्स से इट इज अ सेल. ठीक है, सेल यहां पर है, सेल का न्यूक्लियस समझ लेना. ठीक है, मतलब ये सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस है. अब कंडीशन क्या है हमारे सेल में कंडीशन ये है कि जो आरएनटीपीज है ना, मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड, दे आर मोर इन नंबर देन द डीएनटीपीज. थोड़ा सा बाहर आ गया न्यूक्लियस के. ठीक है, बट इसको न्यूक्लियस में कंसिडर करना. ठीक है, तो देखो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक ही होता है, मतलब जैसे हमारे जो सेल होंगे. ठीक है, सेल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो आरएनटीपीज है ना, आरएनटीपीज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, देन दी डीएनटीपीज. बट स्टिल जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम फिर भी चूज किसको कर रहा है, डीएनटीपीज को चूज कर रहा है. समझ में आ रहा है? सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आरएनटीपीज की ज्यादा है, बट स्टिल वो किसको चूज करता है, डीएनटीपीज को चूज करता है, और कभी भी गलती नहीं करता है. मतलब हमेशा ही डीएनटीपीज को सिलेक्ट करेगा, डीएनटीपीज की एडिशन करेगा. ऐसा नहीं कर रहा पॉलीमरेज एंजाइम की चलो अब आरएनटीपीज डीएनटीपीज खत्म हो गए तो आरएनटीपीज को यूज कर लेता हूं, ऐसा नहीं करता. ठीक है, अब इसका क्या रीजन है, मतलब क्यों ऐसे जो पॉलीमरेज एंजाइम है, या फिर पॉलीमरेज एंजाइम के पास
ऐसे क्या प्रॉपर्टी है कि जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि ये आरएनटीपी है और ये डीएनटीपी है। समझ में आ रहा है? राइबोन्यूक्लियोटाइड है और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, और वो सिर्फ पिक किसको कर रहा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को कर रहा है। तो ऐसा क्या पॉलीमरेज एंजाइम के पास है? अब देखो क्या, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? इंप्रेसिव एबिलिटी शो करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मतलब आरएनटीपीज और डीएनटीपीज दोनों के बीच में एक डिस्टिंग्विश एबिलिटी इसके पास है। ऑल्दो एनटीपीज आर प्रेजेंट, एनटीपीज मतलब यहाँ पे आरएनटीपीज आर प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 10-fold हायर कॉन्सेंट्रेशन इन अ सेल। जैसे अभी बताया, आरएनटीपीज का नंबर यहाँ पे ज्यादा देन दी डीएनटीपीज, और कितना ज्यादा है? 10-fold, मतलब 10 गुना ज्यादा डीएनटीपीज से 10 गुना ज्यादा आरएनटीपीज प्रेजेंट है। बट स्टिल इनका जो इनकॉर्पोरेशन रेट है, ठीक है, ये जो इनकॉर्पोरेट यहां पर हो रहे हैं, इनका जो इनकॉर्पोरेशन रेट है वो क्या है? 10,000-fold लोअर देन द डीएनटीपीज, मतलब 10,000 गुना कम ये इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। मतलब जो आरएनटीपीज है, मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पर 10,000-fold कम, किससे? डीएनटीपीज से कम इनका इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, अब इसका क्या रीजन है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि 10 गुना तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आरएनटीपीज प्रेजेंट है। बट अगर हम रेट की बात करें तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनटीपीज को 10,000-fold ज्यादा पिक कर रहा है, मतलब, और या फिर ये बोल सकता है आरएनटीपीज को पिक नहीं कर रहा, उनका रेट कितना वहां पे 10,000-fold लोअर होते हैं देन दी डीएनटीपीज। सो यहाँ पे रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो इतना डिफरेंस होने के बाद भी डीएनटीपीज की सिलेक्शन कर रहा है, आरएनटीपीज को चूज नहीं कर रहा? अब इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आता है इनके OH में। OH में कैसे? देखो, अब हमें ये पता है ये हमारा यहाँ पे आरएनटीपी होगा, राइबो में क्या प्रेजेंट होगा? इसके पास है 2' OH एंड 3' OH, दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट है आरएनटीपी राइबोन्यूक्लियोटाइड के पास। और यहीं पर अगर हम बात करें किसकी? डीएनटीपी की, डीएनटीपी के पास यहाँ पे प्रेजेंट है ओनली 3' OH, मतलब डीएनटीपी के पास 2' OH नहीं है। ये क्लियरिटी सबको है? आरएनटीपीज हैज 2' OH एंड 3' OH, डीएनटीपीज ओनली हैव 3' OH। ठीक है, अब इसका जो पूरा जो रीजन आता है वो इसके स्ट्रक्चर में। अब ये देखो, ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, ये पॉलीमरेज एंजाइम की है एक्टिव साइट या फिर बाइंडिंग पॉकेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसके एक्टिव साइट है जहां पर ये पॉलीमरेज एंजाइम, मतलब पॉलीमरेज एंजाइम है ना, तो बाइंडिंग पॉकेट ये होगी, एक्टिव साइट यहां पर है। ठीक है, अब इस एक्टिव साइट में देखो डिफरेंस क्या है, आप डिफरेंस देख सकते हो। इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड। ये जो यहाँ पर है ये क्या है? डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड क्यों यहाँ पर है? क्योंकि ये अमाइनो एसिड बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन आरएनटीपीज एंड डीएनटीपीज। ठीक है, इनका काम यहाँ पे क्या? डिस्क्रिमिनेट करना, तब इनको डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड बोल रहे हैं। अब ये कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? अब एक चीज देखना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड है, यहाँ पे देख सकते हो टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट में फॉस्फेट है, शुगर यहाँ पर है, यहाँ पे क्या एडेनिन बेस पेयर है, यहाँ पर भी एडेनिन बेस पेयर, एडेनिन के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है? थाइमिन यहाँ पे बेस पेयरिंग है। ठीक है, इधर यहाँ पे क्या है? एडेनिन के साथ यहाँ पे क्या? थाइमिन बेस पेयर यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये टेम्पलेट है। अब पॉलीमरेज एंजाइम है तो यहाँ पर क्या करेगा? न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। अब यहाँ पे ये क्या है? डीएनटीपी, यहाँ पे क्या है? थाइमिन डीएनटीपी। अब यहाँ पे क्या करना है? देखो, अब एक चीज देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बनेगा? फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड की सिंथेसिस यहाँ पर होनी है। अब ये जो फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड है किसके बीच में बनेगा? यहाँ पर ये जो OH है। ठीक है, अब ये जो डीएनटीपी यहाँ पर आया वो ट्राइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट कैसे? ये अल्फा फॉस्फेट, दिस वन इज बीटा फॉस्फेट, दिस वन इज गामा फॉस्फेट। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब क्या बनना है? अब बनना है यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे क्या होगा? देखो, अब इनके बीच में यहाँ पे क्या बनना? बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होनी है। मतलब क्या? सिंपल सा, ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पर ये अटैक करेगा इसके फॉस्फेट ग्रुप पे। ये किसका यहाँ पे? प्राइमर का। तो मतलब प्राइमर का ये क्या प्रेजेंट है? प्राइमर का ये यहाँ पे है 3' OH फ्री है। अब इस 3' OH पे यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पर होनी है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऐड यहाँ पर होगा।
अब ये किस फॉर्म में यहाँ पर आया, एनटीपी की फॉर्म में। एडिशन यहाँ पे किसकी होगी, मोनोफॉस्फेट की, मतलब यहां से ये बीटा गामा फॉस्फेट रिलीज होंगे एंड अल्फा यहाँ पे क्या करेगा, ऐड होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब यहां पर क्या, ये डीएनटीपी, डीएनटीपी कहां पे फिट हुआ, ये फिट हुआ यहाँ पे बाइंडिंग पॉकेट में। कैसे फिट हुआ, क्योंकि इसके पास नहीं है 2' OH। ठीक है, 2' OH नहीं है, तभी ये क्या किया, इसके बाइंडिंग पॉकेट में फिट हो गया। फिट हुआ तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये OH अटैक करेगा फॉस्फेट ग्रुप पे और यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा और यहाँ से बीटा गामा रिलीज होगा और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड ऐड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मोनोफॉस्फेट में ये ऐड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड कर क्या रहा है। ठीक है, अब ये फिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2' OH नहीं था। अब सेम अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या है, RNTP मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट है, 2' OH। अब ये जो डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, अब इस 2' OH और इस अमीनो एसिड की जो साइड चेन यहाँ पर होगी, इनके बीच में होंगे स्टेरिक क्लैशेस, हिंड्रेंस होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर होंगे, स्टेरिक क्लैशेस यहाँ पर होंगे, जिसकी वजह से ये जो 2' OH है ये अकोमोडेट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट में। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट हैज डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड, डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड की साइड चेन होगी। अब इस अगर यहाँ पे 2' OH नहीं है तब तो इजिली अकोमोडेट कर जाएगा ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा, क्योंकि कोई भी क्लैशेस यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन अगर 2' OH प्रेजेंट हुआ, यहाँ पर क्या होंगे, क्लैशेस यहाँ पर होंगे, स्टेरिक क्लैशेस यहाँ पर होंगे। क्लैशेस होने से अब ये अकोमोडेट नहीं करेगा, फिट नहीं होगा, तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा, अटैक नहीं होगा तो इसकी एडिशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब पॉलीमरेज देखो इतना वर्सेटाइल एंजाइम है कि कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है। तो इसके पास डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड है, जिसकी जो साइड चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, साइड चेन यहाँ पे स्टेरिक क्लैशेस करेगी, किसके साथ करेगी, 2' OH के साथ। बट डीएनटीपी के पास तो 2' OH नहीं है, तो वहां पे क्लैशेस नहीं हो सकते। या फिर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इसकी जो बाइंडिंग पॉकेट है वो सिर्फ एक OH को अकोमोडेट कर सकती है, 2 OH को अकोमोडेट नहीं कर सकती। तभी तो देखो यहाँ पे OH फिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 OH यहाँ पर आए, अब ये OH यहाँ पे फिट नहीं हो पाया। अब ये फिट यहाँ पर नहीं हुआ तो मतलब बेसिकली क्या करेगा, अकोमोडेशन यहाँ पर नहीं हुई। अकोमोडेशन यहाँ पर नहीं हुई तो मतलब अब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा ना, मतलब अटैक नहीं हो पाएगा तो बाइंडिंग नहीं यहाँ पर हो पाएगी। तो ये एक रीजन यहाँ पर होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनटीपीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के बाद भी वो सिर्फ किसको चूज करता है, डीएनटीपीज को चूज करता है। क्यों चूज करेगा डीएनटीपीज को, क्योंकि डीएनटीपीज के पास OH ग्रुप ही एक है, दूसरा OH ग्रुप भी नहीं है। ठीक है, डीएनटीपीज को चूज करेगा और यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो देख भी सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये जो डीएनटीपीज है, डीएनए पॉलीमरेज के जो करेक्टली बेस्ड डीएनटीपीज है वो यहाँ पे बाइंड होंगे। इस कंडीशन में जो 3' OH है प्राइमर का, वो किसके साथ ऐड होगा, अल्फा प्राइम, जो अल्फा फॉस्फेट ग्रुप जो यहाँ पे डीएनटीपीज का होगा क्लोज प्रोक्सिमिटी में आएंगे। जो ए यहाँ पे डायग्राम देगी जिसमें यहाँ पे 3' OH और जो अल्फा है वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में है। क्लोज प्रोक्सिमिटी में है तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो पाएगा, अटैक हो पाएगा और बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अब ये जो बी डायग्राम है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो 2' OH है वो क्या करता है, स्टेरिक क्लैशेस करता है विद द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कौन से यहाँ पर होंगे, डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड। ठीक है, कहां पर क्लैशेस हो रहे हैं, इन द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट। ठीक है, क्लैशेस कहां पर होंगे, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट में। क्लैशेस हुए एज अ रिजल्ट अल्फा फॉस्फेट ऑफ डीएनटीपीज बीइंग डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और इस स्टेट में अल्फा फॉस्फेट इज इनकरेक्टली अलाइंड विद द 3' OH और ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग द रेट ऑफ कैटालिसिस, जिससे रेट ऑफ कैटालिसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पे कैटालिसिस यहाँ पर नहीं हो पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड और स्टेरिक क्लैशेस का यहाँ पे रूल होता है। इसी रीजन से सिर्फ डीएनटीपीज यहाँ पे ऐड हो पाते हैं, आरएनटीपीज की एडिशन नहीं होती। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, अभी जो डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड है, अगर यहाँ पे क्या किया, डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड को रिप्लेस कर दिया। इफ डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड्स आर रिप्लेस विद दी, इनको रिप्लेस करेंगे विद दी शॉर्ट साइड चेन अमीनो एसिड। अगर हमने यहां पे क्या किया है, शॉर्ट साइड चेन अमीनो एसिड के, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड है, इनकी साइड चेन होगी। अगर हमने इसके प्लेस पे ऐसे अमीनो एसिड को प्लेस कर दिया जिनकी यहाँ पे क्या होगी, शॉर्ट साइड चेन यहाँ पर होगी, तो उससे यहाँ पर क्या होगा,
अब यहाँ पे आरएनटीपीज ऐड हो सकते हैं क्योंकि शॉर्ट साइड चेन यहाँ पे क्या करेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कोज करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली कोज ही नहीं करेगा, स्टेरिक क्लैशेस यहाँ पर नहीं होंगे, तो मीन्स अब आरएनटीपीज ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसका आएगा, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट का, एंड प्लस में यहाँ पर आ जाएगा किसका, यहाँ पे साइड चेन का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी देखो, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट can't accommodate a 2' OH on the incoming nucleotide. क्यों? Because this space is occupied by 2 amino acids that make van der Waals contact with sugar ring. जैसे अभी क्या कि 2 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिसको क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड। Changing these amino acid to other amino acid with smaller side chain results in DNA polymerase with significantly reduced discrimination between DNTPs and RNTPs। क्लियर कि यहाँ पर क्या होगा, मतलब अगर हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पे डीएनटीपीज और आरएनटीपीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब फिर वहां पे क्या हो सकता है, आरएनटीपीज ऐड हो सकते हैं। ठीक है, सो क्लियर सबको, ये प्रॉपर्टी क्लियर है। ये प्रॉपर्टी हमने की है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर सकता है, यहाँ पे रिड्यूस करता है, क्या डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिटवीन आरएनटीपीज एंड डीएनटीपीज। एक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था, वो पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल सी नेक्स्ट एंजाइम। सो यहाँ पर देखो, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा, अब देखो एंजाइम है, एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोफैक्टर्स होते हैं तभी वहां पे एंजाइम क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर पाता है। सो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर डाइवेलेंट कटायन। अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, दे रिक्वायर डाइवेलेंट कटायन, मतलब इनको कटायनिक मॉलिक्यूल चाहिए, और ये कटायन भी यहाँ पे कैसा होगा, डाइवेलेंट, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, दो यहाँ पे इनको डाइवेलेंट कटायन की रिक्वायरमेंट होती है। मेटल आयंस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये मेटल आयंस का नंबर भी कितना रिक्वायर्ड होता है, 2। ठीक है, 2 नंबर में, जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम आयन, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे मैग्नीशियम आयन की। मैग्नीशियम आयन एक मेटल आयन यहाँ पर हुआ। मैग्नीशियम आयन की जरूरत यहाँ पर होती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड, जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर मेटल आयन आ सकता है, जिंक यहाँ पर आ सकता है। तो बेसिकली तो मेनली यहाँ पे मैग्नीशियम यूज होता है पॉलीमरेजेस एंजाइम के लिए। तो डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो उनको मैग्नीशियम आयन चाहिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला कि यहाँ पर इसको चाहिए 2 मेटल आयन। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट 2 मेटल आयंस की है। लेट्स सपोज यहां पर हमने मेंशन, मतलब ले लिया मेटल आयन ए एंड मेटल आयन बी। ठीक है, यहां पर लिया कि एक यहाँ पे क्या है, मेटल आयन ए, एंड सेकेंड यहां पर क्या होगा, मेटल आयन बी। तो अब देखते हैं कि ये जो मेटल आयन ए है, इसका क्या फंक्शन यहां पर होगा, एंड मेटल आयन जो बी होगा, इसका क्या फंक्शन यहां पर होगा। ठीक है, अब ये फिगर को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखो ये फिगर यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पर है, ये पूरा जो बाउंड्री यहाँ पे बनाई हुई है, ये एक्चुअल में है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पर ये रिएक्शन कैटालाइज हो रही है। ठीक है, एक्टिव साइट में पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर हुआ, यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, बेस पेयरिंग यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पे देखो, अब यहां से देखो एक ये स्ट्रैंड यहाँ पर है, ये देख रहे हो, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल बैकबोन यहाँ पर है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन। ठीक है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन यहाँ पर हुआ। फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट हुए, नाइट्रोजनस बेसिस, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड ये है यहाँ पर, एंड इसके अपोजिट यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सेकेंड स्ट्रैंड। अब इस सेकेंड स्ट्रैंड में देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, फिर शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लिंक नहीं हुआ, मतलब अभी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या आता है, शुगर यहाँ पर है, और इस शुगर के साथ देखो यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब 3 फॉस्फेट ग्रुप में अल्फा फॉस्फेट,
दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गामा फॉस्फेट। तो अब ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे क्या है कि ग्वेनिन, तो ग्वेनिन के साथ यहाँ पे शुगर है और इस शुगर के साथ यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट ग्रुप। तो अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ एनटीपी या फिर डीएनटीपी, क्योंकि शुगर यहाँ पे कैसे है डीऑक्सीराइबो, तो डीएनटीपी यहाँ पे, डीएनटीपी में भी यहाँ पर क्या है ग्वेनिन है, मतलब नाइट्रोज, ठीक है। अब क्या होना है, अब यहाँ पर ये जो ट्राइफॉस्फेट है, अब इस ट्राइफॉस्फेट को, अब ये जो शुगर यहाँ पर हुई इसका यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट, अब ये जो 3 प्राइम OH है और यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये होगा यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट, यहाँ पर ये आ जाएगा ये 5 प्राइम फॉस्फेट, ये 4 होगा 4 प्राइम 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो ये यहाँ पे क्या 5 प्राइम फॉस्फेट। अब बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, बॉन्ड बनेगा, यहां से जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप और यहां पर जो अल्फा फॉस्फेट होगा, इनके बीच में एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फोस्फो एस्टर बॉन्ड यहां पे बनेगा, ठीक है। अब अल्फा तो यहां से क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा एंड साथ में बीटा गामा क्या हो जाएंगे रिलीज, तो बेसिकली एडिशन यहां पे किसकी हो जाएगी मोनोफॉस्फेट की, एंड यहां से रिलीज क्या करेंगे पैरोफॉस्फेट यहां से रिलीज करेगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो बॉन्ड बनेगा इसी में हेल्प करेंगे हमारे 2 मेटल आयंस। अब यहाँ पे देखो, यहां पर रिप्रेजेंट क्या है मेटल आयन ए, दिस वन इज मेटल आयन ए, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब डाइवेलेंट के टाइम यहाँ पर ये हुआ। सेकेंड मेटल आयन बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो मेटल आयन ए है और ये जो मेटल आयन बी है इनका फंक्शन क्या है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन विथ 2 हाईली कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 हाईली कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यू प्रेजेंट है। एस्पार्टेट रेसिड्यू किसके, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के, एंजाइम प्रोटीन है, एस्पार्टेट रेसिड्यू प्रेजेंट है। तो अभी देखो ये एस्पार्टेट रेसिड्यू एक ये रहा एंड सेकेंड एस्पार्टेट रेसिड्यू ये। अब इसे एस्पार्टेट रेसिड्यू के साथ यहाँ पे क्या अटैच है, यहाँ पर ये हेल्ड है क्या, यहाँ पर ये मेटल आयंस यहाँ पे हेल्ड है, यहाँ पे ठीक है। इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे किसके बीच में, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड होता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन यहाँ पर, जिसकी वजह से मेटल आयंस यहाँ पे क्या होंगे प्रेजेंट यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या देखो, मेटल आयन ए प्राइमरली इंटरेक्ट विद द 3 प्राइम OH रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड एसोसिएशन बिटवीन O एंड H। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट देखो, अब OH यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस O और H के बीच में इंटरेक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मतलब O नेगेटिव यहाँ पे बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और फिर तभी यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा तभी अटैक हो पाएगा, यहाँ पे अटैक ये कर पाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना, तो अब पहले इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना पड़ेगा, तब जाके ये क्या करेगा, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक करेगा। अभी जो मेटल आयन ए है, मेटल आयन ए एक्चुअल में करके आ रहा है कि यहाँ पे OH की इंटरेक्शन को रिड्यूस कर रहा है, इंटरेक्शन रिड्यूस हुआ, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, बेसिकली इंटरेक्शन वीक यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, O नेगेटिव बचेगा। अब ये O नेगेटिव अटैक कर सकता है किसके ऊपर, फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक कर सकता है। तो जो एक मेटल आयन यहाँ पर है, इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, इसका फंक्शन यहाँ पर होगा रिड्यूस्ड इंटरेक्शन बिटवीन या फिर रिड्यूस्ड एसोसिएशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एसोसिएशन को रिड्यूस किया, अब यहाँ पे क्या हो पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब नेक्स्ट देखो, दिस लीव्स अ न्यूक्लियोफिलिक को लीव कर दिया, मतलब O नेगेटिव यहाँ पर आया। अब नेक्स्ट आता है मेटल आयन बी। अब इस मेटल आयन की बात होगी, अब ये मेटल आयन बी क्या कर रहा है, मेटल आयन बी interacts with the triphosphate of incoming DNTPs to neutralize their negative charge। अब देखो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आए हैं। अब फॉस्फेट ग्रुप पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज के साथ होगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे मेटल आयन बी। तो एस्पार्ट यहाँ पे क्या करता है, मेटल आयन बी यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है नेगेटिव चार्जेस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों मेटल आयंस का फंक्शन क्या है, एक मेटल आयन तो यहाँ पे किस में हेल्प करेगा, एक मेटल आयन तो यहाँ पे एसोसिएशन को वीक करने का काम करेगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन,
एंड सेकेंड मेटल आयन यहाँ पे क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस करता है जो भी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये फंक्शन यहाँ पर होगा हमारे दो मेटल आयंस का। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो यहाँ पे एस्पार्टेट रेसिड्यू का, कि यहाँ पे हाईली कंजर्व जो अमीनो एसिड है वो कौन से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फिर मेटल आयंस की इंटरेक्शन किसके साथ हो रही है, ए किसके साथ इंटरेक्ट करता है, बी किसके साथ इंटरेक्ट यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आता है डीएनए पॉलीमरेज में, इनको रिक्वायरमेंट होती है डाइवेलेंट की, और डाइवेलेंट कैटायन का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, कैसे ये काम करता है। तो इससे लास्ट में हमने आरएनएडीपीएस वाला कुछ फीचर देखा था एक्टिव साइट का। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो मेटल आयंस होता है, मेटल आयंस का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, कैसे ये काम करेगा। सो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड एंजाइम यहाँ पर आएगा। सेकेंड एंजाइम इज डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकेंड एंजाइम होगा डीएनए हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन सबको पता है, ये क्या करेगा, फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सेपरेट करने का फंक्शन होगा हेलिकेज एंजाइम। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए यहां पर होगा। अब इन्हें सेपरेट कर देगा, मतलब इनको कन्वर्ट करेगा किसमें, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में। एंजाइम यहां पर होगा हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम मेल्टिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए टू जनरेट अनपेयर्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, मेल्टिंग की, और यहां पर क्या बन गए, टू अनपेयर्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसकी मेल्टिंग करने के लिए यहां पर कौन आता है, इस्मिडिक एंजाइम। जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है इन प्रोकैरियोट्स, इसी को ही बोला जाता है डीएनए बी। तो डीएनए बी एक्चुअल में हेलिकेज ही है, हेलिकेज एंजाइम। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो एंजाइम है इट इज हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स। हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स मतलब 6 सब यूनिट से बना होगा। तो ऐसे ये एंजाइम होते हैं 3, 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे क्या होते हैं, 6 सब यूनिट यहाँ पर होती है। हेक्सामेरिक एंजाइम है हमारा यहाँ पे हेलिकेज। फंक्शन क्या है, ब्रेक्स ओपन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऑफ डबल मॉलिक्यूल। अब दो स्ट्रैंड को सेपरेट करना, तो मतलब बीच में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। एक्टिविटी इज एटीपी डिपेंडेंट। डुप्लेक्स तक पहुंचा, कंफर्मेशन चेंज हुई, एटीपी को यूज किया, एटीपी को यूज करके यहाँ पे सेपरेशन कर दी दो स्ट्रैंड्स की, एंड एटीपी से यहाँ पे कन्वर्जन हुई एडीपी। तो एडीपी यहाँ पे बना है, एएमपी नहीं बना, एटीपी बना, साथ में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, फिर देन रिटर्न्स टू द कन्फर्मेशन इट हैज व्हेन बाउंड ओनली टू सिंगल स्ट्रैंड। तो इसकी कन्फर्मेशन तब चेंज हो रही है, मतलब जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज होगी तब ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए हेलिकेज चेंज हुई, डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट किया, फिर ये वापस से कैसे आ गया, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आया। ठीक है, वापस से कैसे करता है, रिटर्न करता है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, मतलब जब ये सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर रहा है। तो ठीक है, सेल के अंदर अब हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, प्राइमर तो दोनों हो सकता है, आरएनए प्राइमर भी है, डीएनए प्राइमर भी है। सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आरएनए प्राइमर ही क्यों होते हैं, डीएनए प्राइमर क्यों नहीं होते, क्या रीजन यहाँ पर होगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का रीजन है, या बाइंड नहीं कर सकते, या फिर क्या कंसेप्ट इसके पीछे होगा। अगर आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का देखो, हमने डीएनटीपीस आरएनटीपीस का देखा, तो यहाँ पर डीएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर के पीछे क्या लॉजिक होगा। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्यों नहीं आरएनए प्राइमर। ठीक है, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे क्या होगा। चलो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने ये लीव किया है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों ने रिप्लाई किया हुआ तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्राइमेस एंजाइम। प्राइमेस एंजाइम का फंक्शन प्राइमर सिंथेसिस करना, डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट यहाँ पर होगा, इसके तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या बनेगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब आरएनए प्राइमर बनेगा। ठीक है, एसिडी हुआ ना, आरएनए सिंथेसाइज करना, तो सिंथेसाइज करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम ही होंगे। पॉलीमरेज एंजाइम में जो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बट अब जो यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम होगा इट विल बी आरएनए पॉलीमरेज। रीजन, क्योंकि अब यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। बट अब ये आरएनए पॉलीमरेज इट इज यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सिंथेसाइज राइबोन्यूक्लियोटाइड को कर रहा है, टेम्पलेट यूज कर रहा है ये डीएनए को, सो ये यहाँ पर बनेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्राइमर्स क्या है, प्राइमेस एंजाइम क्या है, प्राइमेस इज नथिंग, इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिंथेसाइज करेगा,
अब प्राइमेस एंजाइम को डीएनए जी बोला जाता है इन प्रोकैरियोट्स, जैसे हमने किया था हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम इज डीएनए बी इन प्रोकैरियोट्स, ऐसे डीएनए जी इज प्राइमेस इन प्रोकैरियोट्स। अब रिकॉल करो, हमने पॉलीमरेज एंजाइम किए थे, पॉलीमरेज एंजाइम में पॉल अल्फा किया था और पॉल अल्फा का बताया था कि इसका एक फंक्शन है इंपॉर्टेंट, क्या होगा यहाँ पे, क्या करेगा कि प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा। अब प्रोकैरियोट्स में अलग से एंजाइम चाहिए प्राइमर को सिंथेसाइज करने के लिए, किसी भी पॉलीमरेज एंजाइम के पास प्रॉपर्टी नहीं है कि प्राइमर सिंथेसाइज वो कर सके, बट इन यूकैरियोट्स पॉलीमरेज एंजाइम हैज द एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्राइमर बाय द एक्टिविटी क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। तो पॉल अल्फा आएगा इन यूकैरियोट्स एंड इन प्रोकैरियोट्स इट विल बी डीएनए जी। क्लियर, प्राइमेस एंजाइम क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट एंजाइम आता है, नेक्स्ट एंजाइम इंपॉर्टेंट एंजाइम इज लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब ये जो डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज इट मेडिएट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जो भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेट करने का फंक्शन यहां पर होगा, ठीक है। उनकी क्या करेगा, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेट करने का ये काम करेगा, ठीक है, जोड़ने का काम करेगा। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पहले डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, फिर उसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड ये बनेगा। अब यहाँ पे जो लाइगेसेस होता है, लाइगेसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक हमारे ई कोलाई लाइगेसेस होते हैं, ठीक है, ई कोलाई लाइगेसेस आता है, एंड सेकेंड हमारे यूकैरियोटिक एंड वायरल लाइगेसेस होते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो बेसिकली जो लाइगेसेस एंजाइम है हम तीन पार्ट में बोल सकते हैं। एक हमारे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक आता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक लाइगेसेस एंजाइम होंगे। एक हमारे यहाँ पर यूकैरियोटिक लाइगेसेस एंजाइम आते हैं, ठीक है, एंड थर्ड यहां पर आते हैं वायरल, ठीक है, थर्ड यहां पर आएंगे वायरल लाइगेज एंजाइम। तो तीन कैटेगरी में हम लाइगेसेस एंजाइम को करते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होता है, यूकैरियोट्स होता है, यहाँ पे वायरल आता है, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में बेसिकली हमारा ई कोलाई आता है, ई कोलाई के लाइगेसेस एंजाइम आता है, ठीक है, तो ई कोलाई लाइगेज ये होगा। प्रोकैरियोट्स में होता है ई कोलाई लाइगेज प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड इन यूकैरियोटिक सेल इट इज लाइगेज 1, एंड इन ये जो वायरल होगा, वायरल लाइगेसेस इट इज T4 लाइगेज, ठीक है, ये यहां पर होता है T4 लाइगेज, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक लाइगेज है या फिर जो ई कोलाई लाइगेज होगा, इट रिक्वायर NAD पॉजिटिव एज अ कोफैक्टर, इट रिक्वायर NAD पॉजिटिव एज अ कोफैक्टर, बट यूकैरियोट और जो वायरल है दे बोथ रिक्वायर ATP एज अ कोफैक्टर। इन दोनों को ATP की रिक्वायरमेंट है एज अ कोफैक्टर। तो ये डिफरेंस आता है हमारा लाइगेज एंजाइम का बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड वायरल ऑर्गेनिजम्स। वायरल एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तो वायरल यहाँ पे लाइगेजेस आते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है, नेक्स्ट इज टोपोआइसोमरेज। अब टोपोआइसोमरेज क्या है, ये फंक्शन करता है क्या करने का, सुपर कोइलिन को रिलीज करने का, ठीक है, सुपर कोइलिन को रिलीव करेगा। अब सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, यहाँ पे जो दो सुपर कोइलिंग होता है, तो सुपर कोइलिंग एक्चुअल में क्या होता है, नथिंग, ये सिंपल सा है क्या, जब डीएनए जो होता है, ठीक है, अब जब उसमें कोइलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर जब स्ट्रेन पड़ता है तो वो कोइलिंग के भी कोइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये है ना स्ट्रक्चर है, बट इस हेलिकल स्ट्रक्चर की भी कोइलिंग हो जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग। अब सिंपल सा है, अब यहाँ पे दो वायर्स हैं, वायर रैप्ड है, अब उनको आप ओपन करो, ठीक है, उनको ओपन करो, ओपन करने से क्या होगा, स्ट्रेन पड़ेगा ना, आगे पीछे स्ट्रेन पड़ेगा। अब उस स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए तो वहां पर क्या करता है, कोइल वहां पर हो जाता है, ठीक है। अब जब तक ये कोइल फॉर्म में रहेगा, सुपर कोइल फॉर्म में जब तक ये रहेगा, तब तक हमारी रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। रीजन, क्योंकि अनवाइंड नहीं हो पाएगी ना, अनवाइंडिंग नहीं होगी तो रेप्लिकेशन कैसे होगी, रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है अनवाइंडिंग, ठीक है। अब क्या करने के यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, एंजाइम्स चाहिए यहाँ पर। अब वो एंजाइम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सुपर कोइलिंग को रिलीज, और इसी चीज का काम यहाँ पे कौन करता है, टोपोआइसोमरेज। तो अगर टोपोआइसोमरेज एंजाइम ना हो तो मतलब सुपर कोइलिंग रिलीज नहीं होगी, सुपर कोइलिंग रिलीज नहीं होगी, ये रेप्लिकेशन फोर्क आगे मूव नहीं कर पाएगा, फोर्क की मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगी और रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, अनवाइंडिंग नहीं होगी।
ठीक है, होता है रिलीव द पॉजिटिव सुपर कोइलिंग दैट अराइजेस फ्रॉम द डीएनए अनवाइंडिंग। डीएनए अनवाइंडिंग से पॉजिटिव सुपर कोइलिंग होता है। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग का मतलब होता है ओवरवाइंड कर जाना। जैसे अभी बताया कोइलिंग के भी कोइल यहाँ पर देखो, सुपर कोइलिंग का कंसेप्ट डिटेल में आता है। ठीक है, इसमें दो टाइप की सुपर कोइलिंग रहती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो भी हम इनकमिंग क्लासेस में देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते हैं वो कोइलिंग का कंसेप्ट आता है सुपर कोइलिंग का, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जाना मतलब उसके नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स इंक्रीज कर जाना। ऐसे भी समझो, देखो हमने ओपन किया, ओपन करके जब ये बहुत टाइट हो गया, बिल्कुल टाइट हो गया, ठीक है, कि मतलब पहले जो ये कोइलिंग थी, मतलब नॉर्मल जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर था ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट था, ऐसे था, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो गया। इस टाइट में अब देखो हुआ क्या, अगर हम सेम ही डिस्टेंस ले, अब इतना ही डिस्टेंस ले, अब देखो इतने डिस्टेंस में पहले सिर्फ क्या था, ये ऐसे यहाँ पे जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 1, फिर ऐसे करके ये 2। तो ये चीज यहाँ पर इसको ओवरबाउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कंसिडर करूँ, ये 1 यहाँ पर है, ये 2 कंसिडर है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि टर्न्स वगैरह ये सब क्या होते हैं, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं, बस इतना समझो ये 1, 2 और यहाँ पे 3। तो पहले उसमें 2 थे, वहां पे यहाँ पे 3 आ गए, तो ये ओवर बाइंडिंग हुआ। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। ठीक है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग है। अगर मैं इसी के साथ आपको नेगेटिव सुपर कोइलिंग भी बताती हूँ, तो ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, जो रिलैक्स्ड फॉर्म में है। ठीक है, कोई भी सुपर कोइलिंग नहीं, ये नॉर्मल फॉर्म है। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग में तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टर्न्स बेसिकली इंक्रीज करते हैं, बट अभी टर्न्स हम कुछ नहीं कर रहे, अब सिंपल सा ये देख रहे हैं। अब ऐसे यहाँ पे क्या क्या, एक और डीएनए यहाँ पर है, मतलब अब उस डीएनए में यहाँ पर हो रही है नेगेटिव सुपर कोइलिंग। ठीक है, अब सेम ही डिस्टेंस दिखेंगे, अब सेम डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस हम देख रहे हैं। अब उतने डिस्टेंस में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं आ पा रहा है, पूरा कंप्लीटली यहाँ पे 1 आ पा रहा है। मतलब जो टर्न है ना, वो ऐसे जो ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्टिंग में सिर्फ 1 आ पा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होती है नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो नेगेटिव सुपर कोइलिंग में ना ओपन अप हो जाता है, मतलब वहां पे जो टाइटली लिंक थी वहां पे लूजली, मतलब वहां पे लूज हो जाएंगी, जो टर्न्स है लूज हो जाएंगी, तो वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग होता है। तो जैसे इसमें देखो ये 1 आ रहा है सिर्फ इतना, ठीक है, एक यहाँ पे 1 और 2 इतना आ रहा है, और यहाँ पे 1, 2, 3, तो 1, 2 नॉर्मल कंडीशन है, 3 पॉजिटिव प्रेजेंट होना और सिर्फ ओनली 1 प्रेजेंट हो तो नेगेटिव सुपर कोइलिंग होगा। एप्लीकेशन के टाइम पे सुपर कोइलिंग कौन सी होता है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। ठीक है, और मेनली जो डीएनए हमारा होता है वो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग में ही रहता है ना। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग क्या करता है, एप्लीकेशन के टाइम पे अनवाइंडिंग हो रही है तो वहां पे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग वहां पर हो रही है। ठीक है, अब इसको रिलीज करने के लिए एंजाइम है। एंजाइम क्या है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम आर ऑफ 2 टाइप, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 का फंक्शन क्या है, इंड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। टाइप 2 इंड्यूसेस डबल स्ट्रैंड ब्रेक। सिंपल सा, अब देखो सुपर कोइलिंग को रिलीज करना, एक ही फंक्शन वहां पर हो सकता है, क्या, वहां पे बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट कर दो या फिर डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट कर दो। तो टाइप 1 क्या करेगा, 1 मतलब 1 ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मतलब वहां पे 1 ही स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंड नहीं क्रिएट करेगा। टाइप 2 मतलब बोथ स्ट्रैंड पे एक्ट करेगा, तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करेगा। ठीक है, क्रिएट क्या उसके बाद अनवाइंडिंग, मतलब थोड़ा सा वहां पे सुपर कोइलिंग को रिलीज करेगा, कि जैसे ही कट होगा वहां पे, अब वो डीएनए स्ट्रैंड अपने आप से ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अनवाइंड, वहां पर अनवाइंडिंग नहीं बोलेंगे, मतलब सुपर कोइलिंग बेसिकली रिलीज हो जाएगी वहां पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये क्या करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम फिर यहाँ पे क्या करेगा, गैप बॉन्ड को रीसील भी करेगा, मतलब जिस बॉन्ड को उसने ब्रेक किया उसी बॉन्ड को रीसील भी करता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। क्लियर, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज 1 and 2 इसका भी डिटेल आता है, टायरोसिन रेसिड्यू ये सब वगैरह सब कुछ डिटेल इसका यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, वो सब करेंगे डिटेल, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में यहाँ पर होगा। ठीक है, सो सब लोगों को क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप लोग बता सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, इज देयर एनी नेटवर्क इशू? If someone is online, can you please reply if there is any network issue?
Just a second, guys. I think there is a network issue. चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे टोपोआइसोमेरेस एंजाइम के बारे में होता है। टोपोआइसोमेरेस एंजाइम में दो एक जो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। एक तो यहाँ पे ये कि जो टाइप 2 जो टोपोआइसोमेरेस एंजाइम है, इन प्रोकैरियोट्स इट इज नोन एज डीएनए गाइडेज एंजाइम। तो क्वेश्चन आ सकता है, मतलब मेंशन होगा कि डीएनए गाइडेज एंजाइम से कुछ भी ट्रीटमेंट वहां पे किया है, या फिर कुछ भी डीएनए को वहां पे सुपर कोइलिन को रिलीज करने के लिए डीएनए गाइडेज एंजाइम को यूज किया है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो प्रोकैरियोट्स में टाइप 2 को डीएनए गाइडेज एंजाइम बोला जाता है, जो क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कोइलिन को रिलीज करने के लिए क्या करता है, नेगेटिव सुपर कोइलिन को इंड्यूस करता है। ठीक है, और पॉजिटिवली सुपर कोइल डीएनए को रिलैक्स करता है बाय यूजिंग एटीपी। तो जो टाइप 2 है वो एटीपी को यूज करता है, टाइप 1 एटीपी को यूज नहीं करता। ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करता है, सिंगल स्ट्रैंड निक क्रिएट करेगा, और ये क्रिएट करता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो ये डिफरेंसेस रहते हैं टोपोआइसोमेरेस 1 एंड 2 में। एंड टोपोआइसोमेरेस 2 को डीएनए गाइडेज बोला जाता है इन प्रोकैरियोट्स। सो टोपोआइसोमेरेस एंजाइम कंप्लीट है। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एंजाइम यहां पर आएगा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। चलो, आई थिंक अब नेटवर्क क्लियर है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन देखो, जैसे नेम से इंडिकेशन यहां पर हो रही है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब किसके साथ ये प्रोटीन बाइंड करने वाले हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ। अब ये डीएनए की अनवाइंडिंग यहां पर हुई, ये यहां पर क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। जैसे अनवाइंडिंग यहां पर होगी, ये यहां पे बनेगा सिंगल स्ट्रैंड। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों ही यहां पर क्या होता है, प्रोन टू न्यूक्लियसिस। ठीक है, न्यूक्लियसिस एंजाइम यहां पे क्लीव कर सकता है। अब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आया और वहीं पर बैठा है न्यूक्लियसिस एंजाइम। न्यूक्लियसिस एंजाइम क्या करने के लिए, क्लीव करने के लिए। अगर इनकी क्लीवेज यहां पर होगी तो बेसिकली रेप्लिकेशन यहां पर नहीं हो पाएगी। तो अब इनको प्रोटेक्ट यहां पे करना पड़ेगा ना, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए यहां पर कुछ प्रोटीन्स आते हैं। वो प्रोटीन्स यहां पे बाइंड करते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। और यही जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है या फिर सिंगल स्ट्रैंड पर जो बाइंड कर रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एसएसबीज। ये यहां पर होते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीज यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन यहाँ पे क्या है, इनका फंक्शन यहाँ पर होता है न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करना। देखो, डीएनए हेलिकेज अनवाइंड्स द डीएनए मॉलिक्यूल इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड कन्फॉर्मेशन व्हिच आर प्रोन टू न्यूक्लियस डिग्रेडेशन। ठीक है,
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिग्रेडेशन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड नॉन स्पेसिफिकली। इंपॉर्टेंट, ये कैसे बाइंड करता है? नॉन स्पेसिफिकली। नॉन स्पेसिफिकली मतलब SSPs आर नॉट सीक्वेंस डिपेंडेंट प्रोटीन्स। ये प्रोटीन ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस पर बाइंड करता है, ये नॉन स्पेसिफिक बाइंड करता है, तभी तो ये कहीं पर भी बाइंड कर जाएंगे। अगर सीक्वेंस स्पेसिफिक होता तो ये बाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, बाइंड करेंगे अंटिल द DNA मॉलिक्यूल हैज नॉट सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तब तक बाइंड करके रखेंगे जब तक यहां पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सिंथेसिस नहीं हो जाते। ठीक है, तो इनकी बाइंडिंग यहां पर होगी नॉन स्पेसिफिकली। ये क्या करते हैं? यहाँ पे बाइंड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग ऐसे नॉन स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्ट विद सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इन अ सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर। तो सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर और बाइंड नॉन स्पेसिफिकली एक ही मीनिंग यहाँ पर होगा। तो सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में भी काम कर सकते हैं ये, मतलब कोई स्पेसिफिकली किसी सीक्वेंस पे बाइंड नहीं करते। ठीक है, और कैसे करते हैं? नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट आता है बाइंडिंग ऑफ वन SSP प्रमोट्स द बाइंडिंग ऑफ अनदर SSP। तो जैसे देखो क्या हुआ, ये DNA स्ट्रैंड है, DNA स्ट्रैंड पर अनवाइंडिंग यहां पर हुई। अनवाइंडिंग होने के बाद अब यहां पर क्या किया? एक SSP बाइंड किया, बाइंडिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, एडजेसेंट SSP यहां पे बाइंड करेंगे इमीडिएटली बाइंड करने में। एंड दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग इज नोन एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो जो SSPs हैं, SSPs एक तो नॉन स्पेसिफिकली और सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड करते हैं। एंड सेकेंड यहां पर आता है कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग हम इसको बायोकेमिस्ट्री में हीमोग्लोबिन के साथ भी करते हैं। हीमोग्लोबिन पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होती है वो भी कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, जब एक मॉलिक्यूल एडजेसेंट वाले मॉलिक्यूल की हेल्प करते हैं उनकी बाइंडिंग में, प्रमोट करते हैं उसकी बाइंडिंग को, तो उससे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, SSP प्रोटीन इन यूकेरियोट्स इज नेम्ड एज RPE प्लेस इन DNA रेप्लिकेशन। अब यहां पर यूकेरियोट्स में जो SSPs होते हैं उन्हें बोला था RPA। RPA इज रेप्लिकेशन प्रोटीन A। RPA इज रेप्लिकेशन प्रोटीन A। ठीक है, तो SSB को यूकेरियोट्स में बोला जाता है रेप्लिकेशन प्रोटीन A। ठीक है, अब एक चीज यहां पे और इंपॉर्टेंट मेंशन है, दे आर रिक्वायर्ड इन सिंक्रोनी विद DNA रेप्लिकेस यहां पर होगा एंड प्राइमेज एक्टिविटी। रेप्लिकेस इज पॉलीमरेज एंजाइम। रेप्लिकेस मतलब जो रेप्लिकेशन करेगा पॉलीमरेज, तो उसे रेप्लिकेस भी बोलते हैं। अब ये जो SSPs है, SSPs यहाँ पे सिंक्रोनी में काम करता है, मतलब किसके साथ? यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम, मतलब जो प्राइमर को सिंथेसाइज यहाँ पे करेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया? DNA पॉलीमरेज एंजाइम, और फिर यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ऐसे करके इनकी बाइंडिंग यहाँ पर होती है। सो ये हमारा यहाँ पर था सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो याद रखने हैं। RPA क्या होता है? नॉन स्पेसिफिकली बाइंडिंग होती है, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड करते हैं, एंड कोऑपरेटिव बाइंडिंग को शो करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एक यहाँ पे टेबल है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स यहाँ पे दिए हुए हैं इकोलाई में, यूकेरियोट्स एंड FAST-T4। साथ में यहाँ पे फंक्शन इनका मेंशन है, मतलब एंजाइम्स यहाँ पर हुए, और इकोलाई में क्या बोला जाता है, यूकेरियोट्स में क्या बोलते हैं, FAST-T4 में क्या बोलते हैं। जैसे हेलिकेज एंजाइम अभी हमने किया था, इकोलाई में इट इज नोन एज DNA-B होगा, और यूकेरियोट्स में MCM हेलिकेज किया था, ठीक है, मिनिमम क्रोमोसोमल मेंटेनेंस प्रोटीन यहाँ पे MCM, और FAST-T4 में होता 41। ठीक है, ये हेलिकेज होगा। नेक्स्ट लोडिंग हेलिकेज और प्राइमेज। देखो लोडिंग हेलिकेज का मतलब यहाँ पे हेलिकेज लोडर से है। अब देखो जैसे हमने पोल 3 एंजाइम किया था, पोल 3 एंजाइम में हमने किया था क्लैंप लोडर की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे बीटा स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करने के लिए क्लैंप लोडर रिक्वायर्ड होगा। जस्ट लाइक क्लैंप लोडर या फिर बीटा क्लैंप, हेलिकेज एंजाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड लोडर। हेलिकेज एंजाइम को भी यहाँ पे लोडर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इक्वली में जो लोडर यहाँ पर है इट इज DNA-C। अब जब ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो प्रोसेस में देखेंगे DNA-C का फंक्शन यहाँ पर क्या आता है। यूकेरियोट्स में इट इज CDC6 एंड FAST-T4 में 59। फास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लाइगेज वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पे, नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है FAST-T4 में, बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इक्वली एंड यूकेरियोट्स। ठीक है,
नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड मेंटेनेंस। सिंगल स्ट्रैंड मेंटेनेंस मतलब इनका फंक्शन क्या है, सिंगल स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द न्यूक्लियस अटैक। सो इन इक्वलाई इट इज एसएसपी एंड यूकेरियोट्स इट इज आरपी। अभी बताया रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। नेक्स्ट फंक्शन इज प्राइमिंग। प्राइमिंग इज प्राइमर सिंथेसिस। इक्वलाई में ये क्या होगा, इट इज डीएनएजी एंड इन यूकेरियोट्स इट इज पोलर फॉर प्राइमेस। मतलब प्राइमेस एंजाइम भी होता है, ऐसा नहीं कि प्राइमेस एंजाइम नहीं मतलब इसको बोलते, बट यहाँ पे मेनली क्या था, पोल अल्फा एंजाइम यहाँ पर आता है एंड फास्ट में 61 होगा और ये वाला एंजाइम यहाँ पे 32। नेक्स्ट सीडा स्लाइडिंग क्लैंप होगा। स्लाइडिंग क्लैंप इन इक्वलाई इज बीटा स्लाइडिंग क्लैंप एंड यूकेरियोट्स में होता है पीसीएनए। पीसीएनए किया था हमने, ठीक है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन होगा। फास्ट में यहाँ पे 45। क्लैंप लोडर, अभी बताया था कि क्लैंप लोडिंग के लिए स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करने के लिए लोडर चाहिए, तो क्लैंप लोडर होगा। एटीपीएस एक्टिविटीज के पास होती है, गामा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स इन इक्वलाई। आरएफसी रेप्लिकेशन फैक्टर सी इन यूकेरियोट्स। 44, 62 इन फास्ट T4। नेक्स्ट कैटालिसिस। कैटालिसिस मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या, पोलीमराइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करना। इक्वलाई यहाँ पे क्या है, इक्वलाई में पोल 3 कोर एंजाइम होगा। यूकेरियोट्स में यहाँ पर आता है पोल डेल्टा पोल एप्सिलॉन होगा एंड फास्ट में 43। ठीक है, तो एक फाज में ये याद कर सकते हो कि T4 जो फाज यहाँ पर उसमें 43 होता है। नेक्स्ट होलो एंजाइम डाइमराइजेशन। डाइमराइज करने के लिए हमने डाइमराइजेशन के लिए भी देखा था पोल 3 को। इक्वलाई में टॉप प्रोटीन होता है, यूकेरियोट्स में नहीं होता है, कोई भी डाइमराइजिंग यूनिट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आरएनए रिमूवल। आरएनए रिमूवल के लिए इन इक्वलाई एंजाइम इज पोल 1, इन यूकेरियोट्स इट इज फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। फास्ट में यहाँ पे क्या है 43। ठीक है, देखो फास्ट में देखो डाइमराइजिंग यूनिट भी 43, यहाँ पे कैटालिसिस भी 43 एंड आरएनए रिमूवल भी यहाँ पे क्या है 43। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइगेशन आता है। लाइगेशन के लिए अभी बताया था इक्वलाई में लाइगेज एंजाइम होगा, यूकेरियोट्स में लाइगेज 1 एंड फास्ट में यहाँ पर होता है T4 लाइगेज। इससे कि हमने साथ में कोफैक्टर्स भी देखे थे कि कौन से कोफैक्टर में देखेंगे। जुलाई मंथ में दिसंबर एग्जाम के लिए जो बैच हमारा यहाँ पर होगा समाधान 1.0 बैच, टारगेट हमारा यहाँ पर है दिसंबर 2024 और ये कुछ हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने अभी तक CSR एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब प्लीज अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। Thank you so much and all the very best to all the aspirants.